हैं। यहाँ पे क्लास कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो यूज की जाती हैं, उनमें आपके पास है फर्स्ट वन इज सेंट्रल मेटल एटम आयन, सेकंड इज द कॉम्प्लेक्स आयन, थर्ड इज द लिगेंड्स। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है मैं फोर्थ पर डायरेक्ट आ रही हूँ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर एंड आयनाइजेशन स्फीयर। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। सबसे पहले एक किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होती है या सेंट्रल मेटल प्रेजेंट होती है, जो कि एटॉमिक स्टेट में भी हो सकती है, जो कि आयनिक स्टेट में भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेटल एटम जो है वो आयन की स्टेट में कैसे है, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल मेटल आयन, बट ये कैसे आपको पता चलेगा कि ये एटम जो है सेंट्रल मेटल एटम ये आपकी एटॉमिक स्टेट में है या ये आपकी आयनिक स्टेट में है, तो वो हम देखेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है वो कैलकुलेट कर, अगर हमें पता हो, कैलकुलेट करना आता हो, या हमें खुद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देख के ये आइडिया हो जाए कि ये यहाँ पे एटॉमिक स्टेट में होगी या ये यहाँ पे आयनिक स्टेट में होगी, तो हम ये उसकी नेचर बता सकते हैं। तो इट मींस कि एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के लिए मुझे एक सेंट्रल मेटल एटम तो चाहिए ही चाहिए, वो एटम्स एटॉमिक स्टेट में हो या वो आयनिक स्टेट में। पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने का एक जो हमें चाहिए वो आप कह लो कि एक हमारे पास आ गया सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, सेकेंड हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लिगेंड्स। ठीक है, लिगेंड्स को आपके पास क्या है, लिगेंड्स वो स्पीशी हैं जो कि आपकी सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डेड होती हैं थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है, या इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को सेमी पोलर बॉन्ड भी कहा जाता है। ये लिगेंड्स आपकी सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डेड है थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब मैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट की टर्म ही यूज करूंगी मोस्टली, बट आपको ये तीनों टर्म्स का पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये हो गए लिगेंड्स। ठीक है, लिगेंड्स कौन सी स्पीशी होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती हैं। मेटल एटम कौन सी स्पीशी होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो जो मैंने आपको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ाया था, वहां पे मैंने एक टर्म यूज की थी कि जो आपकी सेंट्रल मेटल एटम होती है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होती है, इसे आप क्या कहते हो कि आपकी जो है वो है लुईस एसिड। ठीक है, और जो लिगेंड है उसे आप कहते हो लुईस बेस, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो ये भी एक क्लासिफिकेशन है इनको क्लासिफाई करने के लिए। ये हो गए सेंट्रल मेटल एटम, ये आपके लिगेंड हो गए, बॉन्डेड है थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। लिगेंड्स को हमेशा आपने ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, उनका जो नंबर है वो यहाँ पे शो हुआ है जो कि है 6। इट मींस 6 अमोनिया लिगेंड्स जो हैं वो अटैच हैं आपकी सेंट्रल मेटल एटम के साथ, आयन के साथ, जो कि है कोबाल्ट। ठीक है, ये सारा अगर आप देखो सेंट्रल मेटल एटम प्लस लिगेंड एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा, इस स्क्वायर ब्रैकेट को आप कहते हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी जो पार्ट या जो पोर्शन आपका इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और वो क्या है, इट मींस के कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज इक्वल टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्लस लिगेंड। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? जी यस मैम। ठीक है, अच्छा इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आपकी दोनों साइड पे आयनाइजेशन स्फीयर हो सकता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, या मैं इसको सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है इसके बाहर जो वाला जो पोर्शन है, अगर बाहर यहाँ पे कुछ लिखा हो या यहाँ पे कुछ लिखा हो तो इट मीन्स कि वो आपका आयनाइजेशन स्फीयर वाला पार्ट है। और उसको आयनाइजेशन स्फीयर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो आयनाइजेबल होता है। ठीक है, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट है आपके पास वो आयनाइजेबल आपके पास अगर होता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ आपका एक कोऑर्डिनेशन ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर की फॉर्म में आयनाइज होगा, यानी आपका सेंट्रल मेटल एटम प्लस आपका जो लिगेंड है वो इंटैक्ट रहेगा आपकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर इसको आयनाइज करने की कोशिश करें तो कोबाल्ट जो है वो सेंट्रल मेटल एटम अलग आयनाइज हो जाए, अमोनिया अलग आयनाइज हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं मैम है। आपकी आवाज आहिस्ता होगी थोड़ी सी, काइंडली जी बोलिएगा। सबको कम आ रही है?
यस मैम, ठीक है मैम। अच्छा, मैं ये बात कर रही थी क्लास, आपके पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट होता है वो आयनाइज होता है एज अ सिंगल एंटिटी, एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है, यानी इसमें ऐसा नहीं होता कि आपके जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है वो अलग आयनाइज हो जाए और आपके लिगेंड अलग आयनाइज हो जाए, नहीं। आपका ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक चार्ज स्पीशी हो सकता है जो कि इन द फॉर्म ऑफ चार्ज जो है वो आयनाइज होगा, ओवरऑल चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और आपका जो आयनाइजेशन स्फीयर में कोई भी आपकी मेटल प्रेजेंट है, नॉन मेटल प्रेजेंट है, चूंकि वो आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है तो वो आयनाइजेबल है, वो एज सिंगल आयन के तौर पे, एंटिटी के तौर पे जो है वो आयनाइज होगा। इसका कहने का मकसद क्या है, पहले तो इसको देख लो एक दफा, दोबारा हम इस डेफिनेशंस पे दोबारा आ जाते हैं, फिर मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा फर्दर क्लियर करती हूँ। आपका पहला आ गया सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, जो आयनिक स्टेट में हो सकती है आपकी सेंट्रल मेटल एटम, या फिर आपकी न्यूट्रल स्टेट में यानी एटॉमिक स्टेट में, या फिर आपकी आयनिक स्टेट में हो सकती है। तो एक कम्प्लेक्स आयन में आपका सेंट्रल मेटल एटम होना लाजमी है। ठीक है, जिसे न्यूक्लियर एटम भी कहा जाता है, यानी ये एक न्यूक्लियस है। यानी अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है तो जिस तरह एक एटम का मेन पार्ट न्यूक्लियस होता है, उसी तरह यहाँ पे भी जो मेन पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो सेंट्रल मेटल एटम है, कोर कह लो आप। जो कोर है, जो बेसिक है, वो सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है, तो इसे न्यूक्लियर एटम भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं डायरेक्ट, मैं लिगेंड पे आ रही हूँ। लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड आपके पास जो है वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लिगेंड आपके पास एनाइनिक वन भी हो सकते हैं, लिगेंड आपके पास कैटाइनिक भी हो सकते हैं। इट मींस कितने तरह के लिगेंड हो गए हमारे पास, 3 टाइप्स के, न्यूट्रल, कैटाइनिक, एनाइनिक। न्यूट्रल कौन से होंगे, जिन पे कोई चार्ज नहीं होगा। कैटाइनिक कौन से होंगे, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। एनाइनिक कौन से होंगे, जिन पे नेगेटिव चार्ज हो। तो ये सारे के सारे लिगेंड्स का काम क्या है कि इन्होंने, चाहे वो आयनिक स्टेट में है चाहे वो न्यूट्रल स्टेट में है, उन्होंने सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच करना है, यानी बॉन्डिंग बनानी है। वो बॉन्ड आपका क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या फिर डेटेड बॉन्ड। ठीक है, अगर कहीं डेटेड बॉन्ड लिखा हुआ है तो आपको समझ जाओ ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को कहा जाता है। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाना है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, और क्या करना है, लिगेंड का दूसरा काम है कि उस बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करना है अपनी सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन अभी हमने देखी जो कि क्या थी कि लिगेंड को क्लासिफाई किया जा सकता है उनके नेचर की बेसिस पे, चार्जेस की बेसिस पे, या तो चार्ज वो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं या नेगेटिव, या फिर कोई चार्ज नहीं रखते। एक लिगेंड की क्लासिफिकेशन फर्दर आ जाती है कि लिगेंड कितने डोनर एटम रखते हैं। ठीक है, अगर एक डोनर एटम किसी लिगेंड में प्रेजेंट है तो सिंगल डोनर एटम कंटेनिंग लिगेंड्स को मोनोडेंटेट कहा जाता है। मोनो का वर्ड होता है वन, ठीक है, बाय मीन टू। तो ऐसे लिगेंड्स जिनमें 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट हो उन्हें बाइडेंटेट कहा जाता है, और आपके पास जो लिगेंड होते हैं विद 3 डोनर एटम उन्हें ट्राइडेंटेट कहा जाता है। ठीक है, अब 1 डोनर एटम का मतलब है 1 डोनर साइट की, जिनमें एक ही साइट अवेलेबल है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, वो एक ही जगह से बॉन्डिंग कर सकते हैं। एक से ज्यादा उनमें एटम्स नहीं है, या एक से ज्यादा जगह से वो लिंक अप नहीं हो सकते सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ठीक है, अच्छा, अब ये टेबल क्लास गिवन है, आपने इस टेबल को एज सच आपको लिगेंड्स के नेम आने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका जो लिगेंड है वो है हेलो, यानी कोई भी हेलो, हेलो का मतलब जो हेलोजेंस होती हैं आपके, ठीक है, हेलोजेंस विद नेगेटिव चार्ज। तो जो एनाइनिक लिगेंड्स होते हैं उनका नेम हमेशा ओ पे एंड होता है। ठीक है, यहाँ पे आप जितने एनाइनिक लिगेंड्स के नेम देखोगे उन सबकी एंडिंग ओ पे हो रही है। तो एक और रूल यहाँ पे लिख लो, साथ साथ आपके नॉमेनक्लेचर के रूल भी साथ साथ डिस्कस होते रहेंगे कि जो आपके एनाइनिक लिगेंड्स हैं उनकी नेम जो है वो हमेशा ओ पे एंड होता है। अच्छा, जैसे क्लास आपकी हेलो में फ्लोरो हो सकती है, ब्रोमो हो सकती है, आइडो हो सकती है, क्लोरो हो सकती है, उसमें जस्ट सिंपल एक जर्नल फॉर्म में लिखा है हेलो।
ठीक है। इसी तरीके से आपका जो हाइड्रोक्सो जो है वो भी आपके पास क्या है, वो आपका एनायनिक लिगेंड है, उस पर -1 चार्ज होता है। साथ साथ इनके चार्जेस भी याद करते हैं, ठीक है, साथ साथ आपकी चार्जेस भी याद होते जाएंगे और साथ साथ आपके नेम भी याद होते जाएंगे। नेक्स्ट वन इज सियानो, ठीक है, ये साइनाइड से बना है सियानो, ठीक है। सियानो भी एक एनायनिक लिगेंड है, इस पर भी चार्ज क्या है, -1। फिर आ जाते हैं आपके पास ऑक्सो, जो कि है O2 यानी ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, उसको आप क्या कहोगे, ऑक्सो। इस पे भी चार्ज क्या है, -1। अगर आपके पास हो NH2 विद नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या है आपके पास, अमाइडो, अमाइडो पे भी चार्ज क्या है, -1। फिर आ जाता है सल्फाइडो, ठीक है, S2 विद नेगेटिव चार्ज, इस पे भी चार्ज कितना है, -1, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है थायोसाइनेटो, ठीक है, इस पे भी चार्ज -1। फिर आ जाते हैं पर ऑक्सो, इस पे चार्ज कितना हो गया, -2। एसीटेटो, इस पे चार्ज है -1। नाइट्रेटो, इस पे चार्ज है -1। फिर है थायोसल्फेटो, यहाँ पे चार्ज कितना है, -2। फिर उसके बाद नाइट्राइटो, तो यहाँ पे चार्ज है -1। फिर आ जाता है कार्बोनेटो, इस पे चार्ज हो गया -2 और सल्फेटो पे चार्ज हो गया -2। तो ये जो चार्जेस हैं एटलीस्ट ये भी आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। तो वो कब आएंगे, आप इस टेबल को खुद प्रैक्टिस करो, खुद बाय हैंड बनाओ और फिर आपको ये एटलीस्ट जो है वो नेम तो याद हो ही जाएंगे, और चार्जेस एक दो दफा आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स पे। न्यूट्रल लिगेंड्स की एंडिंग कुछ भी नहीं होती। न्यूट्रल लिगेंड्स में कुछ एक ऐसे नाम आपको मिलेंगे जो स्पेशल नेम्स हो सकते हैं उन लिगेंड्स के लिए, बट न्यूट्रल लिगेंड्स का नेम एज सच यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपके पास ये है कार्बोनाइल। अच्छा, आप स्टूडेंट्स कंफ्यूजन क्या कर देते हैं या लिखते वक्त क्या गलती करते हैं, इसको कोबाल्ट के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। तो कोबाल्ट के केस में आपने ऑक्सीजन स्मॉल लिखना है, कार्बन जो है वो उसको आपने जो है वो लार्ज लिखना है, जबकि जो कार्बोनाइल के केस में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जो है आपके पास अल्फाबेटिकली लार्ज होंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास है कार्बोनाइल, फिर ये है आपके पास फॉस्फीन, फिर है नाइट्रोसाइल, फिर अमोनिया हो गया। वाटर को जो है स्पेशल नेम दिया जाता है, उसको कहा जाता है एक्वा, ठीक है। और ये आपके पास C5H5N क्या है, पिरिडीन, ठीक है। तो ये आपके न्यूट्रल लिगेंड्स हो गए। देन फिर आ जाते हैं कैटायनिक लिगेंड्स। कैटायनिक कौन से होते हैं, उनकी भी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, नेम देख लेते हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको एक रूल बताया कि एनायनिक लिगेंड्स के नेम की एंडिंग किस पे होती है, ओ पे। ओ पे, गुड। तो इसी तरीके से जो आपके कैटायनिक लिगेंड्स होते हैं उनकी एंडिंग होती है IUM पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो फर्स्ट वन मेरा है नाइट्रोनियम, ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रोजीनियम, ठीक है। फिर है नाइट्रोसोनियम, इन सब पे कितना चार्ज है, +1। तो ये सारे कैटायनिक, इसके अलावा भी आपको कुछ एग्जांपल मिल सकते हैं कुछ, अगर आप देखो नेट पे या फिर किसी बुक में, तो ये कुछ मेन है। अच्छा, अब आ जाते हैं, अभी हमने बात की थी, ये जितने अभी हमने पढ़े हैं क्लास, इसमें से आपके पास हेलो हो गया, हाइड्रोक्सो हो गया, सानो हो गया, ऑक्सो हो गया, अमाइडो हो गया, सल्फाइडो हो गया आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जो है वो पर ऑक्सो हो गया, एसीटेटो हो गया, नाइट्रेटो हो गया, नाइट्राइटो हो गया, कार्बोनेटो हो गया, सल्फेटो, यानी जितने भी हैं ऑलमोस्ट ये सारे के सारे आपके पास मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। यानी जितने भी तकरीबन दिए हुए हैं वो सारे के सारे आपके पास मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, यानी इन सब में सिंगल डोनर एटम या फिर सिंगल डोनर साइट प्रेजेंट है। ये एक ही जगह से सेंट्रल मेटल एटम के साथ तो जो है वो बॉन्ड बना सकते हैं, एक से ज्यादा इनमें साइट प्रेजेंट नहीं है, एक से ज्यादा ऐसे एटम प्रेजेंट नहीं है जिनके पास लोन पेयर अवेलेबल हो, ठीक है, या जिनके पास जहां से वो कोऑर्डिनेट कर सकें सेंट्रल मेटल एटम के साथ। लेकिन कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा डोनर साइट्स या एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि लोन पेयर कंटेनिंग साइट्स होती हैं, या एक से ज्यादा बॉन्डिंग वहां से पॉसिबल होती है। तो वो कौन से हैं, जैसे आप देखो इथिलीन डायमाइड, जैसे EN स्मॉल EN, कहीं पे अगर आपको इसका पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा गया, स्मॉल EN लिखा गया हो,
तो आपको समझ जाना चाहिए क्या यहाँ पे यूज किया गया है। इथीन डायमाइन लिगेंड की बात हो रही है जो कि बाइडेंटेट लिगेंड है। अब यहाँ पे कौन सी दो डोनर साइट्स अवेलेबल हैं? ये जो आपको एक साइड पे NH2 ग्रुप नजर आ रहा है ये सिंगल डोनर है, वन डोनर अगर मैं इसको काउंट करूँ। और ये जो दूसरा NH2 ग्रुप आपको नजर आ रहा है ये आपका सेकेंड अमाइन ग्रुप जो है ये सेकेंड डोनर साइट है। यानी यहाँ पे दो जगह से आपकी सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैचमेंट पॉसिबल है कि ये नाइट्रोजन की सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकती है और यहाँ से भी बॉन्डिंग पॉसिबल है जो कि सेकेंड नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, अमाइन का। तो इट मींस दो डोनर साइड या दो डोनर एटम अवेलेबल हैं एक ही लिगेंड में, इसीलिए इनको बाइडेंटेट कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखो तो नेक्स्ट आ जाती है ऑक्सलेटो। ये ऑक्सैलिक एसिड से है। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला आपको आता ही होगा क्लास, ठीक है। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन दोनों जगह से रिमूव कर दिया तो इन ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव, यानी -1 इधर है -1 इधर है। तो दोनों जगह से वो लिंक कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम से। तो यहाँ पे भी -1 चार्ज है, यहाँ पे भी -1 चार्ज है। तो ये आपका है ऑक्सलेटो, ठीक है, जो कि एनायनिक लिगेंड है बट बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट एनायनिक लिगेंड। और ये आपका है न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड। क्लासिफिकेशन करना आना चाहिए क्लास, ठीक है। और वो कब आएगी? अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में एक दफा पढ़ लोगे तो पढ़ लोगे। इसी तरीके से क्लास आपके पास है ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो के केस में अगर आप देखो तो एक साइड से ऑक्सीजन एनायनिक सेंटर है जो कि डोनर साइट है और एक साइड से नाइट्रोजन डोनर साइट है, एक डोनर एटम है। तो दो डोनर एटम यहाँ पे भी अवेलेबल है, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन एनायन। तो यहाँ पे भी ये बाइडेंटेट है, ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जो पॉलीडेंटेट होते हैं, उसमें आपने सिर्फ एक एग्जांपल जो याद कर लेनी है वो है ADTA, ठीक है। ADTA क्या है हमारे पास? इथीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, ठीक है, जिसमें आपके पास जो है वो हेक्साडेंटेट लिगेंड है। हेक्साडेंटेट का मतलब है इसमें 6 डोनर साइट्स प्रेजेंट होती हैं। वो कैसी हैं अभी हम काउंट कर लेते हैं। दो तो ये हो गई आपके पास ऑक्सीजन एनायनिक सेंटर, ये दो डोनर साइट्स हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये दो डोनर साइट्स होगी 4, और दो ये जो नाइट्रोजन आपको नजर आ रही हैं ये भी सेपरेट 2 डोनर साइट्स हैं। तो टोटल कितनी डोनर साइट एक ही लिगेंड में प्रेजेंट है वो है 6। तो इसी वजह से इसे कहा जाता है हेक्साडेंटेट लिगेंड। समझ आ गया यहाँ तक? एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम आपने बताया कि इसमें ये पॉलीडेंटेट है, तो मैम इनमें जो 4 ऑक्सीजन है वो है एनायनिक और 2 न्यूट्रल। मैम इनकी नेमिंग कैसे की जाएगी? क्या मतलब? इनका मैम नेम जब जो लिखा हुआ है नेम ना लिख इथीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, इनका नेम नहीं है। इनके नेम के एंड के मैम साथ मैं ये कह रही हूँ कि पहले न्यूट्रल के साथ लिखा जाएगा या पहले एनायनिक के साथ लिखा जाएगा? नहीं, आप कंफ्यूज कर रहे हो ना। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप ये कंफ्यूज कर रहे हो कि अभी मैंने आपसे बात की थी कि जो एनायनिक लिगेंड्स होते हैं उनकी एंडिंग आप ओ पे करते हो, ठीक है, और जो आपके न्यूट्रल होते हैं उनको आप चेंज नहीं करते, ठीक है, यही बात कर रहे हो ना। तो यहाँ जी पे मैम आपके यही कह पास रही हूँ। इथीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड है, तो इसको हम अगर उस रूल पे अप्लाई करें तो आप कह रहे हो कि एंडिंग इसकी ओ पे होनी चाहिए और एक केस में इसकी एंडिंग नहीं होनी चाहिए। इस केस में आप जो इसका नेम है इथीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड ये एज सच ही लेते हो, इसकी कहीं पे एंडिंग चेंज नहीं करते, ठीक है, इसका एज ओके सच मैम। नेम ऐसे ही लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके क्लास। ये मुझे ना टर्म्स कंप्लीट करवाने दो, मुझे पता है थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट ये टर्म्स थोड़ी सी बहुत बेसिक हैं, ये आपको आज मैं कोशिश करूंगी ये कंप्लीट हो जाए। अच्छा, फिर आ जाते हैं किलेटिंग लिगेंड्स। किलेटिंग लिगेंड्स कौन से होते हैं? जो आपके पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, जैसे ये आपके पास आ गया EDTA हो गया, जिसमें हमने अभी एग्जांपल देखी। ये जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड करते हैं, बॉन्डेड करते हैं, तो चूंकि एक से ज्यादा डोनर साइट अवेलेबल है, तो आप समझो कुछ इस तरीके से कि एक चीज को पकड़ना हो और एक से ज्यादा साइट्स, एक से ज्यादा चेन बन सकती हैं, एक से ज्यादा लिंक बन सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक से ज्यादा बॉन्ड बनने की वजह से एक रिंग फॉर्मेशन या क्लोज स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ जाती है?
तो यही रीजन है कि जब भी किलेटिंग या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ अरेंज होते हैं तो वो एक रिंग बना देते हैं, क्लोज रिंग बना देते हैं। उस रिंग की वजह से इन लिगेंड्स को किलेटिंग लिगेंड्स भी कहा जाता है। तो इट मीन्स कि अब पॉलीडेंटेट लिगेंड्स को एक और क्लासिफिकेशन में रखा जा सकता है, जो कि कौन सी कैटेगरी है, किलेटिंग लिगेंड्स की। ठीक है, तो किलेटिंग लिगेंड्स का भी आपको आइडिया हो गया है कि वो क्या होते हैं। ठीक है, अभी एक पीछे मैंने एक टर्म यूज छोड़ी है कॉम्प्लेक्स साइन की, वो मैं आगे बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स कौन से होते हैं, जिनमें आपके पास क्या होता है कि दो डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं जो 1 by 1 कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मतलब अगर आप देखो कि यहाँ पे आपके पास थायोसाइनेटो नहीं, अच्छा नीचे याद है, देखो यहाँ पे क्लास आपके पास एम्बीडेंटेट लिगेंड की एग्जांपल इसमें लिखी हुई है, नाइट्रो एंड नाइट्राइटो। ठीक है, इसी तरीके से सियानो आइसोसियानो। ठीक है, फिर आपके पास थायोसाइनाइड आइसोसाइनाइड, ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है कि इनमें दो जगह से बॉन्डिंग हो सकती है, ये दो डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एट अ टाइम एक ही एटम जो है वो मेटल के साथ जो है वो बॉन्डिंग करेगा, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मतलब अगर देखो सियानो और आइसोसियानो में क्या डिफरेंस है कि आपकी जो सियानो है उसमें कार्बन की थ्रू बॉन्डिंग है, आइसोसियानो में आपकी नाइट्रोजन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आपका जो थायोसाइनाइड है वहाँ पे सल्फर जो है वो आपका लिंक करता है आपकी सेंट्रल मेटल एटम के साथ, यानी सल्फर और सेंट्रल मेटल एटम का जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। बट इन केस ऑफ आइसोथायोसाइनाइड आपकी नाइट्रोजन और आपकी सेंट्रल मेटल एटम का बॉन्ड बनेगा। तो आप देख रहे हो कि लिगेंड में क्या हो रहा है, जस्ट एटम चेंज हो रहा है, एटम की अटैचमेंट चेंज हो रही है कि एक जगह वो सल्फर एटम यूज हो रहा है बॉन्डिंग के लिए, एक जगह नाइट्रोजन एटम यूज हो रहा है। तो लेकिन प्रेजेंट तो ये नाइट्रोजन कहीं और से तो नहीं आया, ये नाइट्रोजन ऑलरेडी हमारे पास थायोसाइनाइड में प्रेजेंट था। बस फर्क क्या हुआ है कि अगर नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग है आपकी सेंट्रल मेटल एटम की तो आप उसे आइसोथायोसाइनाइड का नेम दे रहे हो, साइनाइड का, और अगर सल्फर के थ्रू है तो उसे थायोसाइनाइड का नेम दे रहे हो। तो इट मीन्स कि अगर एक लिगेंड में एक से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट हो लेकिन वो एक ही यूटिलाइज करे, एक ही एटम को यूटिलाइज करे एक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, यानी अगर आपने थायोसाइनाइड बनाना है तो आप सल्फर के थ्रू ही आप लिंक करवाओ, अगर आपने आइसोथायोसाइनाइड बनाना है तो आप नाइट्रोजन के थ्रू ही लिंक करवाओ अपने सल्फर मेटल एटम को। तो ऐसे लिगेंड्स को एम्बीडेंटेट लिगेंड्स कहा जाता है। अब ये कुछ मेन 3 टर्म्स रहेगी हैं, इनको देख लो बस। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, अभी मैंने आपसे कहा सिंपल फॉर्मूला याद कर लो, सेंट्रल मेटल एटम प्लस लिगेंड जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे होते हैं उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये वो पार्ट होता है जो अपनी आइडेंटिटी डिटेल रखता है। ठीक है, जो आयनाइजेबल नहीं है, इसके जो सेंट्रल मेटल एटम अलग आयनाइज नहीं हो सकते, लिगेंड अलग आयनाइज नहीं हो सकते, इसी बेसिस पे से कहा जाता है कि ये वाला पार्ट अपनी आइडेंटिटी डिटेल रखता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लिगेंड्स जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डेड है। यहाँ पे देखो 6 अमोनिया सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डेड है, तो 6 क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ लिगेंड, कितना नंबर है लिगेंड का जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, ये इस तरह समझो कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कितने नंबर में है वो डिपेंड करेगा जितने नंबर में लिगेंड है। 6 लिगेंड हैं तो 6 कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, इसी वजह से इनको कहा जाता है कि इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी 6 जगह से 6 टाइम ये कोऑर्डिनेटेड है लिगेंड विद द सेंट्रल मेटल एटम, यानी यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। फिर आपके पास आयनाइजेशन स्फीयर वो पार्ट होता है जो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट होता है। यहाँ तक क्लास इसको कवर करते हैं, कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैम जी जी ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसमें सेंट्रल मेटल एटम वो नहीं काउंट करते? नहीं, उसको नहीं काउंट करना, आपने लिगेंड का नंबर देखना है। इट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ लिगेंड्स दैट कैन कोऑर्डिनेट टू द सेंट्रल मेटल एटम। अगर यहाँ पे अमोनिया 5 इन नंबर होते हैं तो इट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 5। इफ द अमोनिया आर 7 इन नंबर तो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 होता है। ठीक है, जैसे यहाँ यहाँ पे पे ये देखो ये एग्जांपल, यहाँ पे सियानो ग्रुप कितने हैं, सियानो लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड है,
6 इन नंबर है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। जी, ठीक यहाँ है, पे लिखा हुआ है न्यूमेरिक coordination number represent the total number of chemical bonds formed between the central metal atom and a donor atoms। तो अगर एक जो एटम है मतलब एक कंपाउंड है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स वो पेयर डोनेट करे, जैसे चिलेट फॉर्मेशन होती है, रिंग बनता है, तो उसमें क्या हम इसकी डबल एग्जांपल उसको आगे कर। देख लो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है बिस इथिलीन डायमाइड निकल कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, और उसमें उसने कहा है कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम देखें निकल का तो क्या है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यानी ये इस पूरे की जगह मैं स्मॉल en लिख सकती हूँ जो कि इथिलीन डायमाइड है। ठीक है, और यहाँ पे उसका नंबर तो 3 लिखा हुआ है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे आया? तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस तरीके से 6 आया कि यहाँ पे एक जो लिगेंड है वो टोटल कितने बॉन्ड्स बना रहा है 2, तो 3 जो है वो कितने टोटल नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बनाएंगे 6, तो इसी बेसिस पे उसका नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। ठीक है, क्योंकि जो आपका इथिलीन डायमाइन है या en जो है उसमें 2 डोनर एटम्स या 2 डोनर साइट्स अवेलेबल है। समझ आ गया? जी मैम, जितने कोऑर्डिनेट डोनर साइट्स, बॉन्ड बनेंगे। हाँ जितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, यहाँ से याद रख लो, ये सिंपल है। इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन नहीं है? अब नेक्स्ट क्लास में क्लास कुछ हो सकता है मैं आपको कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट क्लास आप समझो आपकी प्रैक्टिस क्लास होगी, उसमें मैं आपको डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो सकता है दूं आपको, और आपसे पूछूं कि इसमें लिगेंड क्या है, सेंट्रल मेटल एटम कौन सी है, लिगेंड की नेचर क्या है, और उसमें मुझे आपकी सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स बोल रहे हो और बाकी सिर्फ मीटिंग में अटेंडेंस लगवाने के लिए है। ठीक है, और बाकी जो मीटिंग एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम आज वाला लेक्चर कब अपलोड होगा? आज का लेक्चर मुझे थोड़ा टाइम दो, क्योंकि आज ये मेरी 4th क्लास है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, फिर उसके बाद शाम तक मैं अपलोड कर दूँगी। मैम प्रीवियस लेक्चर भी साथ ही अपलोड कर दीजिएगा। चलो ठीक है, मैं कर दूँगी। अच्छा, उसके अलावा जो एक और बात मैंने ये डिस्कस करनी थी आपसे कि जो स्टूडेंट्स लेक्चर नहीं ले रहे, ठीक है, तो CR और GR दोनों ने स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से मैसेज दे देना है कि मैम कह रही है एक तो जो है वो उनकी नेक्स्ट क्लास में अगर तो वो इस बेसिस पे नहीं आ रहे कि वो खुद बहुत कवर कर लेंगे, तो जो भी क्लास वो ज्वाइन करेंगे इट मीन्स कि वो प्रीवियस जितनी रिकॉर्डिंग में हम पढ़ चुके हैं उनको सारी प्रैक्टिस करके आए। ठीक है, अगर वो खुद कवर कर सकते हैं। दूसरा, उनकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएंगे जो बाद में मैंने पूरी करूँगी। ठीक है, तो आपका एक मीटिंग में इशू हो सकता है इंटरनेट का, दूसरी 2 क्लासेस में कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है, बट अगर आप कंटिन्यूसली क्लास में एब्सेंट हो तो इट मीन्स कि आपका खुद का रीज़न है कि आप क्लासेस नहीं लेना चाहते। ठीक है, और वो आपको अल्टीमेटली एंड पे जाके आपको ऐसा नहीं होगा कि आप इसकी लेक्चर एंड पे जाके कवर कर लो। ठीक है, क्योंकि थ्योरी बेस्ड मेरे पेपर में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते। ठीक है, तो थ्योरी बेस्ड तो आप उठा के कहीं अगर ऑनलाइन भी पेपर होता है तो वहाँ से आप लिख लोगे, बट प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन आप उसी सूरत में सॉल्व कर सकोगे अगर आपने साथ साथ प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, तो कोशिश करो लेक्चर्स में आपकी अटेंडेंस जो है वो कंसिस्टेंटली ज़्यादा ही रहे। ठीक है, और आप मेजॉरिटी ऑफ क्लासेस अटेंड करो। ठीक है, क्लास अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर एंड करते हैं। ओके, वापस